नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश फाइटर हाजिर हूं लेकर के आज अपने जन एक्सप्रेस की क्राइम एक्सप्रेस में बीती 1 सितंबर को घटित हुए उस कांड की खबर जिसमें एक मानसिक विक्षिप्त बाबा ने अपनी गर्दन काट ली थी। और उसके बाद चर्चा में ये है कि उसके जो भतीजे हैं, कथित भतीजे हैं, उनका आरोप है कि उसने जो एक गर्दन काटी है किसी की प्रताड़ना के बाद काटी है, जो अब चर्चा का बाजार बन चुका है। घटना वाले दिन जो साधु ने बयान दिया था वो ये दिया था कि उसने खुद से अपनी गर्दन काटी है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और जो अधिकारियों ने बयान दिए थे वो भी कहीं ना कहीं यही थे। लेकिन ठीक 2 से 3 दिन बाद अचानक से इस साधु का एक कथित भतीजा पैदा हो गया और आरोप दर आरोप नवाबगंज क्षेत्र में रहने वाले एक अधिवक्ता और उनके चाचा पर लगा रहा है। हमने भी सोचा कि इस मामले में सत्यता क्या है, इसकी जांच कर ली जाए, जिसके लिए आज हम थाना नवाबगंज क्षेत्र में आए हैं। आइए चलते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने बाबा को प्रताड़ित किया था और लगातार दैनिक समाचार पत्रों में यह खबरें प्रकाशित हो रही हैं। अब हम उस शख्स के पास खड़े हैं जिस शख्स का विवाद एक रन्नो दीक्षित नाम की महिला से चल रहा है, जिसके बाद उसके बेटे द्वारा जो अखबारों में स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जिस मानसिक विक्षिप्त बाबा ने अपनी गर्दन काटी थी उसे प्रताड़ित इन लोगों ने किया था। आइए हम उनसे मिलने आए हैं, नाम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अखिलेश श्रीवास्तव। ये बताइए क्या मामला है, रोज पेपर में छप रहा है अखबारों? कुछ नहीं, ये मेरा निवास है, मैं यहाँ रहता हूँ। 30 वर्षों से मकान बना के रह रहा हूँ। सामने रन्नो दीक्षित नाम की महिला रहती है। इसने अभद्र तरीके से नकली कागज़ बना करके ये भूमि हमारी है, इसको बेच डाला कई लोगों को और हाई कोर्ट से ये वांटेड है। और ये पेचबंदी में मुझको फंसाना चाहती है, जबकि ये मंदिर की स्लेब वगैरह सब मैंने ही डलवाई है, मंदिर मैंने बनवाया है। और ये ज़मीन मेरी है, वो नकली कागज़ बनाकर ज़मीन को दूसरों को बेचा है, जिसमें उसको मुकदमा कायम है। और वो 6 महीने से भागी घूम रही है, फरारी का। न्यायालय से किस प्रकार का आदेश हुआ है? न्यायालय से 82-83 हो चुका है, वारंट NBW भी है उसका, और कोर्ट की आदेश भी हो चुका है इसका। उससे बचने के लिए ये भागी घूम रही है। हाई कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं, हाई कोर्ट से भी उसका सब खारिज हो गया है। उसका एंटीसिपेटरी बेल भी खारिज हुई है, क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट 482 भी खारिज हुआ है। उसको कोई राहत हाई कोर्ट से भी नहीं मिली, फरारी काट रही। और पेचबंदी में मुझको किसी न किसी मुकदमे में मुझको, मेरे लड़के को, वह मेरे भतीजे को फंसाने की कोशिश कर रही। ये बाबा जिसने गला काटा है ये यहाँ कभी रहता ही नहीं है, ना कभी आता जाता है। ये रन्नो दीक्षित का देवर है, 20 साल से कभी आया नहीं यहाँ। और क्योंकि वो विक्षिप्त है मानसिक तरीके से, उसने अपनी गर्दन काटी तो रन्नो दीक्षित को मौका मिल गया मुझे फंसाने का, मेरे ऊपर मुकदमा कायम कराने का। मेरे लड़के, जैसा कि आपने सुना, जो आजकल अखबारों में और अखबारों के माध्यम से चर्चा में है, उसकी असलियत ये है। चलिए अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं उस दूसरे शख्स से जो इनका भतीजा है, कि उस पर भी आरोप है और उसका क्या कहना है। अब इस समय हम पहुंच चुके हैं मोहित श्रीवास्तव, जो पेशे से अधिवक्ता भी हैं। बात करते हैं उनसे कि क्या मामला है। मोहित जी, ये बताइए क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आपके चाचा ने भी कहा कि पेचबंदी की जा रही, क्या है मामला? ये है कि सन 1967 में राजेंद्र नारायण दुबे, जो इस ज़मीन के मालिक थे और जमींदार थे यहाँ के, उन्होंने हमारे चाचा श्री अखिलेश श्रीवास्तव को पट्टा किया था। वो पट्टा तहसील में भी दाखिल खारिज हुआ, उसके बाद एक सिविल सूट चला, उसमें भी चाचा के ही पक्ष में परमानेंट डिग्री के आदेश हुए। उसके पश्चात यहाँ पर एक रन्नो दीक्षित नामक महिला आकर अवैध रूप से एक झोपड़ी बना के रहने लगी। और उसके पश्चात उसके ससुर यहाँ पर रहा करते थे, जो कि एक सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, रिश्तेदार चचिया ससुर थे उसके। उनसे उन्होंने एक वसीयत कराई, जबकि चचिया ससुर के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई भूमि नहीं थी। वो मात्र यहाँ पे मंदिर, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के बगल में एक कमरे में रहा करते थे। वसीयत बनाने के बाद रन्नो दीक्षित ने अपना खेल चालू किया। रन्नो दीक्षित ने सबसे पहले
पूरी ज़मीन को 2 टुकड़ों में 700 वर्ग गज का बैनामा और 350 वर्ग गज का एग्रीमेंट राज नारायण जो कि औरैया के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे सन 2014 में उनको किया। उसके पश्चात रन्नो दीक्षित ने उसी ज़मीन को जो कि उसके नाम पर नहीं थी, कहीं पे भी इंदिराज नहीं थी, कहीं पे भी चढ़ी नहीं थी, क्षेत्र के ही रहने वाले एक दबंग रतन पहलवान उर्फ रतन मौर्या को एवं उसके 3 साथियों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया, जिसमें विक्रय का प्रतिफल मूल्य यानी बाजारी मूल्य 10 लाख रुपए दिखाया और 8 लाख रुपए प्राप्त कर लिए। उसके पश्चात उसी ज़मीन को रन्नो दीक्षित ने एक अन्य व्यक्ति योगेश त्रिवेदी को भी दे दिया। इसके पश्चात यहाँ रहने वाले तमाम गरीब लोगों को किसी को 100 रुपये के स्टैम्प पे, किसी को 50 रुपये के स्टैम्प पे लाख 50 हज़ार रुपये देकर कब्जा करा दिया। जब हमारे चाचा को और हमको इस चीज़ की जानकारी हुई तो हम लोगों ने इसका एसएसपी साहब को एप्लीकेशन दी, जिस पर पूरी जांच होने के बाद 420 67 68 71 का मुकदमा इसके ऊपर थाना कल्याणपुर से कायम हुआ, जिसमें पूरी विवेचना हुई। विवेचना के पश्चात इसके ने जो है हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे ले आई कि हमको गिरफ्तार ना किया जाए। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के अरेस्टिंग स्टे आने के बावजूद बाद पुलिस ने विवेचना में चार्जशीट इसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दी। इसके पश्चात इसके विरुद्ध एक मुकदमा और हुआ सन 2018 में, उसमें भी हाईकोर्ट से अरेस्टिंग स्टे लाई, उसमें भी चार्जशीट चली गई। जब दोनों मामलों में चार्जशीट चली गई और माननीय न्यायालय में चार्जशीट जाने के बाद इसको माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन किया गया, तलब किया गया। जब ये हाजिर नहीं हुई तो इसके विरुद्ध NBW जारी हो गया। जब NBW जारी हो गया तो ये फिर हाईकोर्ट गई कि साहब जो है हमको चार्जशीट क्वैश कर दी जाए। हाईकोर्ट ने चार्जशीट क्वैश करने से इनकार कर दिया, बोले आपके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, चार्जशीट क्वैश नहीं हो सकती, आप प्रॉपर बेल कराइए। इसके बाद ये फिर हाईकोर्ट गई कि हमको इंटरिम बेल दे दी जाए। इंटरिम बेल देने से भी हाईकोर्ट ने इनकार किया और बहुत सख्त ऑर्डर किया। पी चिदम्बरम के ऊपर जो रूलिंग लगाई थी उस रूलिंग का हवाला देते हुए इसको स्कैंडल शब्द से घोषित किया कि आप भगोड़ा हो, आप जानबूझकर न्यायालय को में उपस्थित नहीं हो रही हो, आप सीधे जाके अपनी बेल कराइए। जब ये 2 जगह से वारंट हो गया और माननीय न्यायालय द्वारा 82 की कार्रवाई हो गई, यानी कुर्की के आदेश की मुनादी की घोषणा हो गई, तो ये जो है यहाँ से फरार हो गई। इतने में ही इसका एक रिश्तेदार है, देवर है, वो आगे यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर आगे एक मंदिर है, उसमें वो सेवा वेवा करने 2-3 दिन पहले गया था। वहाँ पर वो मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, उसने अपनी गर्दन पे चाकू इत्यादि स्वयं मार लिया, जो कि उसने कि अपने बयानों में, पुलिस को दिए गए बयानों में कहा भी है। उसके पश्चात रन्नो दीक्षित को ये एक मौका सुनहरा मिल गया पेशबंदी में, वो अपने क्योंकि स्वयं वो फरार है, अपने लड़के शिवम दीक्षित से बराबर मेरे और मेरे चाचा के ऊपर आरोप लगवा रही है कि हम लोगों की प्रताड़ना से ग्रसित हो करके उन्होंने अपनी गर्दन काटी है। जबकि वास्तविकता ये है कि जिस व्यक्ति ने गर्दन काटी है वो ना इस ज़मीन पर कभी आता है, ना कभी झांकने आता है, ना कभी यहाँ पे रहा है। वो अपना मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है, इधर उधर टहला करता है, कभी किसी मंदिर के बाहर, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठता है। ये पेशबंदी में रन्नो दीक्षित मेरे खिलाफ और मेरे चाचा के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही हैं कि किसी प्रकार से हम लोग के विरुद्ध मुकदमा हो जाए और हम लोग उनके विरुद्ध जो मुकदमे हैं उन मुकदमों से पैरोकारी ना करें और पीछे हट जाएं। तो अभी जो आपने बयान देखे हैं अधिवक्ता महोदय के और उनके चाचा के, उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो रन्नो दीक्षित हैं ये ऋषभ दीक्षित की मां है और ये जो साधु है इसका पहले दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अचानक से इससे कथित रिश्तेदारी निकाली गई। कारण ये था कि रन्नो दीक्षित जो न्यायालय से भगोड़ी साबित हो चुकी हैं, जो ऋषभ दीक्षित की मां हैं, जिन्होंने अधिवक्ता के चाचा और अधिवक्ता के हिस्से की जमीन बेच डाली थी, 1 नहीं 2 नहीं कईयों को, जिसके बाद उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में जैसे कि 420, 467, 468 हम आपको बता दें 420 का मतलब धोखाधड़ी, 467 का मतलब कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, 468 का मतलब कूट रचित दस्तावेजों का इस्तेमाल करना। जी हाँ, इसी मामले में रन्नो दीक्षित 1 नहीं 2 मामलों में 82, 83 की कार्रवाई के बाद फरार हैं। और जब एक साधु ने, जो उनका करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, जब उसने अपनी गर्दन रेत डाली जबकि वो मानसिक विक्षिप्त है, उन्होंने सोचा चलिए मौका है, मौके पर चौका छक्का क्यों ना मार लिया जाए, चलिए हम
हम भी आपको जो न्यायालय से आदेश है 82 और 83 का आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपके सामने है। ध्यान से देखिए, ये जो ऋषभ दीक्षित है जो अनर्गल बयान दे रहा है मीडिया में अधिवक्ता और उसके चाचा के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मौके पर चौका मार सके, जबकि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी। साफ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये न्यायालय का ऑर्डर है जो 82-83 का है, उसकी मां के खिलाफ है और उसकी मां इस समय वर्तमान समय में फरार है। हमने यानी कि जन एक्सप्रेस फाइटर जी कहिन ने सच्चाई से पर्दा उठाया है। कारण यह है कि जन एक्सप्रेस की बात ही निराली है, जन एक्सप्रेस सच दिखाने की जिद है। फिलहाल लेते हैं विदा, जल्द ही मिलेंगे किसी और खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।